नमस्कार दोस्तों, मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर विजय गौड़, हमारे आज के मेहमान रवि तिवारी जी और मेरी ओर से हमारे इंडियन अचीवर्स के सभी साथियों को बहुत-बहुत प्रणाम और स्वागत। तो दोस्तों आज हम थोड़ा-सा हटकर एक विषय को लाए हैं क्योंकि भारत से लगभग 3 करोड़ लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं, अपनी गुज़र-बसर करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज हमने यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से देश नीदरलैंड्स को अपने कार्यक्रम में लिया है और वहाँ पर हमारे एक अ, मित्र लगभग 50 वर्ष से वहाँ रह रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के एक जिले उन्नाव से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनका परिवार राजस्थान में शिफ्ट हो गया था। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे भारतीयों की दिल की बातें, नीदरलैंड्स में रोजगार और शिक्षा की बातें और बाकी जीवन कैसा है उसी को लेकर आज हम एक बड़े हल्के माहौल में अच्छी जानकारी वाले कार्यक्रम को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे मेहमान रवि तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथी विजय गौड़ और मेरी ओर से। और आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो तिवारी जी, अहोभाग्य हमारा जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, छोटे से ब्रीफली आप अपने बारे में बताते हुए, ब्रीफली, क्योंकि हमारे कार्यक्रम एक समय सीमा में बंधा हुआ है, लगभग 25 से 30 मिनट का कार्यक्रम है। तो आप अपने उत्तर को उसी हिसाब से दीजिएगा। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि आप, वैसे तो ज्यादातर भारतीय का सपना रहता है कि बाहर जाकर वो बसें और तरक्की करें, और आप पिछले 50 साल से नेदरलैंड्स में हैं। तो आपके मन में ये कब और कैसे आया कि आपके परिवार में भी और लोग आपसे बड़े जो थे बाहर थे, और आपने नेदरलैंड्स को ही क्यों चुना, और आपके सामने क्या मंजिल थी जिसको लेकर आपने ये कदम उठाया? हमारे पेरेंट्स 1973 में उनके लिए सरप्राइज था कि हम यूरोप जाना चाहते हैं। अच्छा। और उनको ये आइडिया नहीं था कि हमारे फादर की सिस्टर के जो हस्बैंड है वो यहाँ पर एम्बेसडर हो गए। अच्छा। तो हमने सोचा अगर बताएंगे तो हमें कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परिवार जो है रीजनेबली वेल टू डू परिवारों में से एक है। और हमारे वो अंकल जब यहाँ थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब आपके पास गॉडफादर है तो फिर कोई हम्म, समस्या आती नहीं है। आई सेटल्ड हियर कन्वीनियंटली। कुछ सालों के बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब चलता रहा। वो कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस आदमी हम थे नहीं, और एक पेट्रोल की कंपनी में लगातार काम करते रहे जो 3 डेकेड्स से ज्यादा चला। उसके बाद हम एक नेटवर्किंग कंपनी में यूएस में शिफ्ट हो गए। मिल पिटास में एक कंपनी है काफी बड़ी वाली, हम्म, तो उसी में काम करते रहे। और अब रिटायरमेंट के बाद में जो है हम लोग कुछ तो भारत का के लिए कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्प करें ऊपर लाने में, और हिंदू धर्म के लोगों की मदद करते हैं। और जहाँ भी अच्छा समझ में आता है कि भाई ये आदमी सही कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मगर आमतौर पे कांग्रेस नजर नहीं आती है। और एक नेशनलिस्ट होने के नाते हम यहाँ पर सतत प्रयास करते रहते हैं कि अपने लोगों को जॉब मिलने में भी हेल्प करें, यहाँ के लोगों को खाना पीना जो है हमारे जैसा ओरिजिनल रहे। वो लोग जो है यहाँ के तौर तरीकों में ज्यादा नहीं फंसे। यहाँ पर मेरी बनाई हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं तो जिसमें आपकी आपकी अ, संस्थाएं भारतीयों के लिए काम करती है या हर ब्रीड के लिए काम करते हैं? सारी संस्थाएं भारतीयों के लिए काम करती हैं, मगर अ, जो गोरे लोग हैं यहाँ के, वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हैं हम लोगों के कल्चर में, हम लोगों की एक्टिविटीज में। तो क्या है कि हमारा जो समाज है वो काफी एजुकेटेड समाज है कंपैरेटिवली वेस्ट के हिसाब से। ओहो। जी, तो ये तिवारी सब लड़के जो आ रहे हैं इंडिया से, जी, ये सब जहाँ भी अच्छे से काम करते हैं वहाँ के लोग उनसे अटैच होते हैं, वो उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। जी। तो तिवारी जी, तो ये जो आपका देश है, अब तो आप नागरिक हो गए वहाँ के, तो वही देश है आपका। तो हम्म, ये लगभग
2.25 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, जी। 3 लाख भारतीय रहते हैं इसमें, 3 लाख भारतीय या हुँ, भारत के लोग। इनमें से लगभग 2 लाख लोग तो ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम इन देशों से आके बसे हैं। नहीं, ट्रिनिडाद टोबैगो नहीं, सिर्फ़ सूरीनाम। सिर्फ सूरीनाम, चलिए तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, सूरीनाम से हुँ, बसे जी। और बाकी के भारतीय हैं। तो आपस में कैसी सद्भावना रहती है भारतीय मूल के लोग और जो डायरेक्टली भारत से आए हैं उनके बीच? क्या आप पाते हैं कि उन ऐसा दोनों है कि में अंतर स रहता है ये ऐस लैंग्वेज ये का? ऐसा है कि सूरीनाम के जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ही सरफेस लेवल के ऊपर अच्छा रिलेशन रहता है। जी, मगर उनके साथ दोनों तरफ से हम लोगों ने उधर से भी और इधर से भी बहुत कोशिश करी कि दोनों समाज एक में मिल जाएँ, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और उसका जो कारण है, कुछ वो लोग हैं, कुछ हम लोग हैं। तो अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सूरीनाम के लोगों का जब वो वहाँ से माइग्रेट हुए थे तब से लेके अभी तक की सारी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। अगर जी, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तब हम आपको वो बताएँ। ओके ओके, चलो तो इस पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ तिवारी जी। जो मैंने भी ट्रिनिडाद टोबैगो के जो हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, डॉक्टर चंद्रदत्त सिंह, और फिर सूरीनाम की भी हाई कमिश्नर से मैंने 2-3 बार मुलाकात करी, बातचीत करी। उन लोगों की बातों से ये पता चला, अब हुँ, जैसे त्योहार आ रहे हैं हमारे भारत में, उनसे उनकी बातों से ये पता हुँ, चला कि वो ये कहते हैं कि दिवाली, खासकर दिवाली और दशहरा, जिस हुँ, शुद्धता से और जिस लेवल पर वो लोग मनाते हैं, वैसा भारत में भी नहीं हुँ, मनाया जाता, क्योंकि उस एक महीना पूरा ट्रिनिडाद टोबैगो वेजिटेरियन हो जाता है, शराब बंद हो जाती है, 24 घंटे घरों में रामलीला का पाठ चलता रहता है, और एक-एक चीज़ को वो जो हुँ, सदियों से चलती आ रही है वैसे के वैसे मनाते हैं। आपके यहाँ पर जैसे 2 लाख, डॉक्टर हुँ, साहब ने बताया कि सूरीनामी भारतीय हैं वहाँ पर, और आप लोगों की भी तादाद 1 हुँ, लाख के करीब है। तो आप लोग ये जो त्योहार हुँ। हैं, इनको किस लेवल पर मनाते हैं, और क्या नीदरलैंड्स के लोगों को भी, यानी कि विदेशी लोगों को भी अपने कल्चर और इस त्योहारों में इन्वॉल्व करते हैं? किस तरीके से रहता है? थोड़ा-सा इस पे लाइट डालिए। ये लोग हमारे प्रोग्रामों में कुछ लोग ही हैं जो दोनों तरफ आते-जाते हैं, मगर ये लोग आम तौर पे हम लोग के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसका रीज़न जो है बेसिकली लैंग्वेज है और ओके। एजुकेशन है। ये लोग एजुकेटेड लोग नहीं हैं, लार्जली जो है वो सब हाई स्कूल लेवल के हैं और उसके पहले वाले जो हैं वो आम तौर पे अनपढ़ हैं, हालाँकि उनको थोड़ी बहुत डच बोलनी आती है, मगर वो करीब-करीब अनपढ़ हैं। और हम खुद 3 दफ़ा सूरीनाम गए हैं इन लोगों के बारे में स्टडी करने के लिए और हुँ, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप किसी भी जानवर को भी जंगल में खुला छोड़ दें, उसके बाद अगर आप उनको बाँधने की कोशिश करेंगे, तो वो जानवर तो रस्सी तुड़ा के भागने की कोशिश करेगा। और सूरीनाम में इनको कल्चरली आज़ादी बहुत मिली थी और एक ही परिवार के अंदर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल जाएँ, ये कोई विशेष बात नहीं है। सारे लोग एक ही में मिल सकते हैं आपको। जी। और पीछे से भी ये लोग बहुत कल्चरली स्ट्रॉन्ग नहीं थे जब आए थे। देखिए वो जो लोग आए थे वो सब लोग कहीं न कहीं बहुत ही गरीब परिवारों से या बहुत से लोग तो सज़ा याफ़्ता थे, काला पानी के लोग जो बेचे गए थे इन जी, जी, जी। डच गवर्नमेंट को। तो आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जी, बहुत से लोग जो हैं वो तो अपने पड़ोसी के साथ एक पार्टनर बना के वहाँ से आ गए थे। यहाँ पर अगर छोटी जात के थे तो यहाँ पर वो अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलवाने लगे और के क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाने से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो मतलब जात-पात यहाँ भी पूरी है। आपको वो हुँ, है? जात-पात पूरी है, शुरू से चलती आ रही है यहाँ भी। नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ़ हुँ, हुँ। सरफ़ेस लेवल पर है। मगर अगर आप उसको क्वेश्चन करेंगे अपने भारतीय नज़रिए से,
तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब ढकोसला इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो और ये जो है आपने अभी बताया कि हर तरह के लोग हैं, एक ही परिवार में हिंदू, मुसलमान सब मिल हाँ, जाएँगे, हुँ, जो सूरीनाम हुँ, के इमिग्रेटेड लोग हैं। जैसा मुझे याद है, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा प्लीज़, कि जी, नीदरलैंड के जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इलेक्शन में जीते हैं, हुँ, उनका बड़ा कंट्रोवर्शियल 1-2 बयान था, पार्टिकुलरली हुँ, मुस्लिम इमिग्रेंट्स को लेके, कि उनके लिए कोई जगह नहीं हुँ। है नीदरलैंड्स में। और उसके बाद वो जीत भी गए, यानी कमोबेश आम जनता उनके इस बात में विश्वास करती होगी तभी जीते हैं। तो क्या स्थिति है? क्योंकि जो स्थिति जो है वो भारतीय हैं उनमें तो सब तरह के लोग होंगे, तो क्या प्रभाव है उनके ऊपर इस तरह ऐसा है, इसको ऐसे देखिए कि इलेक्शन के लिए और वोट्स के लिए सन 75 के आसपास सारी यूरोपियन कंट्रीज ने लेबर पार्टी खास तौर पे ने लेबर इंपोर्ट किया था जबरदस्ती, उसकी उतनी जरूरत नहीं थी। टर्की, मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ के सब लोग बेतहाशा यूरोप में घुसे थे और जी, उस वक्त ये लोग हाथ फैलाए हुए थे, हाथ जोड़ करके सोशल सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट करते थे। और 10, 12, 15 साल के बाद में इन्होंने हर कंट्री के अंदर छोटे-छोटे गेटोज़ बना लिए हैं, जहाँ पर कि आम तौर पर पुलिस नहीं जाना चाहती है। और हालात इतने खराब हो गए कि अब जो है वो लोग थक गए हैं, लोकल लोग यहाँ के। और जिस तरह से गेट बिल्डर्स आपसे बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो लिबरिंग पार्टी के हेड है, जी। बाय चांस वो हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हैं। अच्छा, तो जी, उनसे हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है। और वो जो है वो क्या खुद एक विदेशी हैं, वो ऑस्ट्रिया से नीदरलैंड्स में माइग्रेट हुए थे। जी, और उनका विचार ये है कि ये हॉलैंड है और हम लोग भी हॉलैंड में आए थे और हमारे जैसे लोग भी हॉलैंड में आए थे और अब इन लोगों ने जो है उसका जो है वो उसकी शक्ल बदलने की कोशिश कर रखी है। हर जगह पे इन्होंने गेटोज़ बना दिए, हर 100 मीटर के ऊपर एक मस्जिद बना दी है। तो इस को जो है स्टेलमेट को जो ये लोग तोड़ना चाहते हैं। और जो पहले वाली गवर्नमेंट्स थी वो इलेक्शन की वजह से कि भाई पॉलिटिक्स में से निकाल ही ना दिए जाएँ, इन लोगों का सपोर्ट वो लेते रहे। मगर लोकल गवर्नमेंट अब राइटिस्ट हो गई है टोटली इन नई नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। और इन लोगों ने जो है डिसाइड कर लिया है कि मुस्लिम लोगों को अब नहीं आने देना है और अब बाहर का इमिग्रेशन मुस्लिम लोगों का बिल्कुल ही बंद हो गया है। किसी भी और देश के हो, फादर किसी भी देश के हो मुसलमान, कहीं के भी हो, बिल्कुल इस बंद कर दिया। नहीं वो इतना इतना स्ट्रांग, अगर जैसे इंडिया का कोई मुसलमान आता है हुँ, और हुँ। प्रूवन आईटी एक्सपर्ट है वो, तो उसको वो अलाउ करते हैं। मगर उसके लिए जेन्युइन रीजन होना चाहिए और कंपनी को भी ये उनको लाने के लिए एग्री करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को चलिए, भी और कानून। जी, तो तिवारी जी ये एक बात मेरे मन में है, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जी, देखिए ये तो जी, अब आपके यहाँ तो बड़ा ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है उन्होंने, आपकी हाँ, पॉलिटिकल क्लास ने या प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, भारत में भी आजकल हर बात पे हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप हुँ, देखते हैं जगह-जगह समस्या है देश में। और एक हुँ, तबका देश का, मतलब मैं तो शायद डिफरेंटली सोचता हूँ, पर एक तबका देश में, एक एक वर्ग है जो ये सोचता है कि ये लोग जहाँ भी होते हैं एक समस्या पैदा करते हैं। यूरोप को लेके आपका क्या विचार है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि क्या ये सही है? देखिए, I have extensively moved in all European countries. I've worked in most of them. 3-3 4-4 महीने सभी कंट्रियों में मैं रहा हुआ हूँ। जी, और ये सब लोग जो हैं थक गए हैं इन लोगों के व्यवहार से। और ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये अनहैप्पी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में कोई जगह नहीं है
और ये लोग हर जगह अनहैप्पी है। इन लोगों को इन्होंने एक भी दफा किसी इस्लामिक कंट्री को ट्राई किया और कहा कि भाई हम लोग यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं। जी। वो तो ये आपको ये ये क्या है, आपको ये लगता है सिर्फ कि हैप्पीनेस की बात नहीं है। तो आपको लगता है ये ये सिर्फ लोग भारत की ही सहनशीलता है कि जो हम 700-800 साल से इनको सहन कर रहे हैं और हर तरह से इनको सुविधा और सुख दे रहे हैं वहाँ पे? एग्जैक्टली वो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। और मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। हम लोगों का जो संपर्क है लखनऊ से या जयपुर से बहुत स्ट्रांग है, और दोनों जगह जो है अकबर अकबर के जमाने से जयपुर में बहुत मुस्लिम आ गए थे, और जी, लखनऊ में भी मुस्लिम बेतहाशा रहते हैं। जी, और हम लोगों को किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी, मगर जब ये लोग मेजॉर थोड़ा इनको लगा कि भाई हमारे लोग अब ज्यादा हो रहे हैं, तब इन लोगों ने हर जगह के ऊपर अपनी मसल पावर दिखाने की कोशिश करी है। और गलती सिर्फ ये है कि हमारे लोग अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। कारीगर लेवल के ऊपर हमारा आदमी काम नहीं करता। इनके यहाँ पर पढ़ते लिखते नहीं है, मगर हर एक आदमी आपके घर में अगर टीवी बनाने वाला आएगा तो वो इस्लामिक होगा। अगर आपके घर के अंदर काम करने वाले होंगे तो बांग्लादेश के होंगे, उनका नाम हिंदू रखा होगा मगर वो होंगे इस्लामिक। तो जी। ये बात है। हम लोगों को बहुत केयरफुली इस चीजों के ऊपर अब नजरिया अच्छा। डालना चाहिए। आजादी के टाइम पर ही जो है इन लोगों को सोचना चाहिए था कि अगर हमने हिंदू मुस्लिम कंट्री बना दी है तो मुसलमानों को सारों को वहां शिफ्ट कर देना चाहिए, सारों को। चलिए, और अगर बहुत ही वो तो कुछ गांधी जी का और कुछ खुद मुसलमानों का ऐसा रहा। आप ये बताइए, आपने अभी बताया कि आप लगभग यूरोप के सभी देशों में घूमे हैं और हाँ, अमेरिका में भी रहे आप 3-4 साल। जी तो आप जी ये बताइए कि, और आपको भी 50 साल हो गए, कि अगर अब जैसे सबका सपना होता है बाहर जाने का, आप ये बताइए कि नीदरलैंड्स में पढ़ाई की और हम्म। रोजगार की क्या 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 प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पर, और उसके क्या तरीके हैं? मतलब, इज देयर एनी इजी वे कि भाई क्या मतलब, हाउ टू गेट द वीजा एंड सेटल देयर? हॉलैंड में अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल का वीसा मिलता है, और आप यहाँ पर आने के बाद में आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। मगर आपके पास में उसको बैक करने के लिए एक सॉलिड डिग्री आपके पीछे होनी चाहिए कि भाई आप मास्टर्स किसी चीज में है, खास तौर पे उन सब्जेक्ट्स में जिनको की जिनकी इनको जरूरत है। तो वो एक बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई लोग बाग शादी कर लेते हैं और फिर वो यहाँ रहते हैं। और किससे तीसरा शादी कर तरीका लेते हैं? ये है कि भाई आप यहाँ के लोकल किसी पर्सन से अगर शादी हो जाती है जी, जी, जी। तो वो लोग वो रह सकते हैं यहाँ पर। उसका बहुत लोग एडवांटेज भी लेते हैं कि वो लोग दे मैरी फॉर द कन्वीनियंस। ओके। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो बाद में, हाँ, उसके हाँ। लिए दे पे मनी और छोड़ देते हैं बाद में समय आ जाने पर। जी, जी, ऐसा जी। भी होता है। मगर तीसरा ये है कि यहाँ पर जो है 50 मीटर दूर बेल्जियम के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशन का असाइलम वाला डिपार्टमेंट है। वहां अच्छा। पे कोई भी जाकर के कह सकता है कि भाई मेरी कंट्री में मेरी जान को खतरा है तो हमें यहाँ रहने दो। और वो उनको यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट बना के दे देते हैं कि भाई ये लो, आपको आप किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करते हो, यू बिलोंग टू अस। और वो सब अच्छा। यहाँ रह रहे हैं बहुत से लोग ऐसे भी। हम्म। हम्म। कितने होंगे ऐसे लोग? तो ऐसे लोग हजारों लाखों की तादाद में हैं यहाँ। मेरे ख्याल से 2-3 लाख लोग तो ऐसे ही रहते हैं। तो अच्छा। तिवारी जी, डच लोग तो भारत में भी गए थे, आपको ध्यान हो हमारी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे। हाँ, कुछ समय के लिए इनका प्रेज़ेंस कोचीन रहा में था। गए थे। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, वो लोग उनका कैसा रहता है व्यवहार हम लोगों के साथ? यानी हम लोग से मेरा मतलब है इंडियंस के साथ। नंबर 2 बात इससे अटैच्ड है, वो ये है कि ऐसा है। भारतीयों का कैसा व्यवहार रहता है उनके प्रति और भाषा के स्तर पे कितनी मुश्किलें हैं सीखने में?
भाषा के स्तर के ऊपर तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हमारे लोग सीखना नहीं चाहते और अगर सीखते भी हैं तो वो डच जो है वो पंजाबी एक्सेंट में बोलते हैं, तो जी, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है। मगर ये लोग जो हैं ये अगर आप जैसा मैंने क बताया आपको कि मैं बहुत वाइडली ट्रैवल्ड आदमी हूँ और जी, मैं बहुत लोगों के साथ में रहा हूँ और बहुत सारी लोकल लैंग्वेज यूरोप की समझता हूँ, बोलता हूँ थोड़ी बहुत। जर्मन और डच तो फ्लुएंटली बोलता हूँ मैं, मगर दूसरी भाषाओं को भी रीज़नेबल समझ सकता हूँ, लेमैन नहीं हूँ। और जी, मैंने ये नोटिस किया है कि हर कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। हॉलैंड जो है, वो व्होल हार्टेडली एक्सेप्ट तो नहीं करता, मगर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। जी। हुँ, हुँ। दे आर वेरी कंसिडरेट पीपल, जेंटल पीपल। हुँ, हुँ। और बिज़नेस के और अगर आधार आप पर सोशल कितना हो सिक्योरिटी रहा है? लेने के बिज़नेस कितना हो रहा है पार्डन? भारत और रॉकेट बिज़नेस के रिलेशन में हाँ, कितना बिज़नेस होता है भारत और नीदरलैंड्स के बीच में? मेरे ख़्याल से इंडिया मैं एग्ज़ैक्ट नंबर आपको भी नहीं बता सकता हूँ, मगर मैंने खुद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि जी, नीदरलैंड जो है रफली 3rd 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर अच्छा, और यहाँ पर चारों तरफ जो है कोई भी इंडियन जो है वो हैंड टू माउथ नहीं है यहाँ पर। जो जिनके जॉब छूट जाते हैं वो सभी लोग कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देते, दे ऑल सर्वाइव, हुँ, हुँ, दे आर हुँ। ऑल डूइंग वेल। हुँ, और जो एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने अपने इंडियन स्टैंडर्ड को कल्चर को मेंटेन किया है वो लोग तो बहुत सुखी है यहाँ और चलिए ज्यादातर लोग उसी तरह के हैं। तिवारी जी, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई 50 साल के इस अरसे में कोई ऐसा यादगार वाक़या जो हम्म, एक मैसेज का भी रूप हो और जो एक अपने आप में यादगार तो हो ही तभी यादगार बनेगा। क्या कुछ कभी ऐसा कोई हम्म। वाक़या हुआ आपके साथ या भारतीय कम्युनिटी के साथ जो आप शेयर करना चाहते हो? ऐसा है बहुत रिसेंटली हुआ एक बड़ी बात हुई है जी। कि 3 लेडीज जी, गुजरात से इंडोनेशियन पासपोर्ट पे अपनी नकली फोटो लगवा करके उसके ऊपर अमेरिकन वीसा लगा हुआ था, वो अमेरिका जा रही थी जी, और डच लोग जो है उनकी कॉलोनी थी इंडोनेशिया तो वो इंडोनेशिया के इन्स, आउट्स, कलर सब पहचानते हैं। हुँ, तो हुँ। जी, जब ये लेडीज़ यहाँ पर उनकी उनकी फ्लाइट को रोका गया कि भई ये आज नहीं जाएँगे, आप कल जाएँगे, आप रात को होटल में रहेंगे। तो ये तीनों लेडीज़ को कस्टम डिपार्टमेंट ने उतरते वक़्त पहचान लिया कि ये लोग जो है, सही वाले लोग नहीं हैं ट्रैवलर्स। उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको तीनों को जेल में डाल दिया। जी, अब उनका कोई गॉडफ़ादर यहाँ नहीं था, परेशान थे बहुत। मैंने सुना एक एक के तो 3 महीना हो गया और एक एक को 1 महीना हो गया क्योंकि अलग-अलग पकड़े गए थे वो लोग। हुँ, और हुँ, उसके बाद जो है स्वामीनारायण संस्थान के किसी स्वामी ने मुझे कॉल किया कि मुझे स्वामी ने के होने के नाते हमको अच्छा नहीं लगता कि हम लोग आप आपसे कुछ रिक्वेस्ट करें, जी, मगर इन 3 लेडीज़ को हम लोग बचाना चाहते हैं, हमारे फॉलोअर से। तो उन्होंने कहा कि हमें ये पता लगा कि आप पुराने हैं और काफ़ी लोगों को जानते वगैरह हैं और आप कनेक्टेड हैं। तो हमने वो बात करी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इतनी कंसिडरेट है कि उन्होंने ये कहा कि हम इसको कोर्ट में पेश करते हैं। आप सवेरे वकील भेज करके वहाँ पर जो भी कहना है कह लीजिए। जी, और वो तारीख-वारीख का चक्कर में उन्होंने कहा कि भई कल भेजते हैं, तो उन्होंने कल भेज दिया उन लेडीज़ को वहाँ कोर्ट में। और वकील ने उनसे ये कहा कि भई देखिए हम यहाँ पर इनको रखेंगे, हमारे खर्चे होंगे, तो क्या करना चाहिए? तो जज साहब ने उसी से पूछा कि तुम बताओ क्या करना चाहिए? कह रहे ये मेरे क्लाइंट है, मैं तो ये चाहूँगा कि इनको छोड़ दिया जाए। तो जज ने बोला ठीक है, हम छोड़ देते हैं अच्छा। और मगर ये है 24 घंटे में हमारी कंट्री छोड़ दें, ये जाए चाहे जहाँ भी जाएँ। हुँ, हुँ। और वो चले गए वहाँ से 24 घंटे में उन्होंने छोड़ दिया। वो लोग अब इस वक़्त अमेरिका पहुँच गए हैं, सेटल भी हो गए हैं ऑलरेडी इन देयर ओन वे।
और स्वामीनारायण संस्थान जो है उन्होंने हमको वीआईपी बना दिया। अच्छा। अरे! तो कहने का मतलब ये है इट इज़ नॉट अ डेडली कंट्री जी, और जी। यहाँ की पुलिस किसी से मारपीट नहीं करती है। जैसे जर्मनी में है किसी को पकड़ लेते हैं वो ठीक से उनकी पिटाई करते हैं। तो अच्छा। तिवारी जी मैं जब भी भारत जाता हूँ, एम्स्टर्डम के थ्रू जाता हूँ। मेरा तो हुँ, आपके देश से बस इतना ही नाता है कि एयरपोर्ट से गुज़र जाता हूँ। पर मुझे हुँ, पिछले बार मैं भारत से जा रहा था यहाँ से, तो एक सज्जन मिले जो गेरुआ वस्त्रों में थे और वो मेरे साथ बैठ के दिल्ली तक गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आर्य समाज हुँ। का भी काफ़ी काम और प्रभाव है हॉलैंड की इंडियन कम्युनिटी में। आप ऐसा सोचते हैं? ये ये सही बात है और एक एक दफ़ा 5-6 साल पहले की बात है, आर्य समाज के लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि आप जी। हम लोग ये मंदिर बनाना चाहते हैं और हम लोगों ने करीब $1 मिलियन इकट्ठा कर लिया है। अच्छा, तो गवर्नमेंट हमें जगह देने को भी तैयार है, तो जब वो मंदिर बनाने की नौबत आई, तो भी बिल्डिंग बनती है तो पैसे की कमी होती है, तो उनको जी। पैसा और भी चाहिए था। हुँ, तो उन्होंने हमारे थ्रू कुछ लोगों को इनवाइट किया हुँ, और उसमें ये था कि वो उस मंदिर के अंदर 66 खंभे थे अच्छा, और वो चाहते थे कि हर खंभे खंभे को कोई ना कोई आदमी कुछ दान दे के खरीद ले। जी, तो उसमें से उनका पहला खंभा जो आर्य समाज का है, वो हम ही ने खरीदा था। अच्छा। तो इस तरह से हम आर्य समाज में हमारी पैठ काफ़ी ज़्यादा है मगर हम सनातनी हैं जी, और जी, जी, वो जानते हैं इस बात को। जी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है आर्य समाज का यहाँ पर, मगर चलिए, नंबर बहुत लार्ज नहीं है। उनका उनका 75-80% जो है वो सनातन धर्म में है और 20% में से करीब 15% जो है वो आर्य समाज होगा और चलिए, बाकी सब मिक्स्ड है। हिंदू, मुस्लिम सभी हैं फिर बाकी में 5% में। बड़ा चलिए, अच्छा। ठीक है। ठीक तो है तिवारी जी, काफ़ी अच्छा लगा लगा हमारे को आपसे बातचीत करके और ये आपने काफ़ी अच्छी मुझे जानकारी दी और ये चीज़ पता चली कि आप समाज सेवा में वहाँ पर काफ़ी हैं और इंडियन कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होकर कई काम कर रहे हैं। हमारी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहें और जैसे आज जवान दिख रहे हैं, हमेशा ऐसे ही दिखते रहें। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद तिवारी जी। नमस्कार।